₹1 में 1020 एकड़ जमीन किसी को साल भर के लिए दी जा सकती है, तो मुझे 1 ही एकड़ दे दे ₹1। आपकी स्टोरी में ये भी दावा किया गया कि लोगों से जबरन साइन करवाए गए हैं जमीन हड़पने के लिए। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट में लोग कह रहे हैं। वहाँ पे जो लोग थे वो क्या बता, कैसे असर पड़ा है उनकी अपनी जिंदगी पे, कैसे असर पड़ा? एक आम के बाग से एक किसान ने मुझे बताया कि 5 से 6 लाख रुपए उसका साल में आता है। आपने उसको बाग की जमीन की कीमत तो दे दी, लेकिन अगले साल से तो बेरोजगार है, और वो कह रहा है कि मुझे उन पेड़ों की कीमत भी दो और आप प्लांट बना रहे हो तो नौकरी दो। ये मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मान लीजिए भागलपुर आए हैं और किसानों से ही मिलने आए हैं, लेकिन उस गांव के किसान गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? नजरबंद किया हुआ है। ये तो राघव बिहार में कहाँ कहाँ गए? गिरिराज सिंह के दोनों गांव नवादा और जो गांव उन्होंने गोद लिए हैं, हाँ, तो वहाँ पे झटका मटन और इसका क्या क्या मामला था, पूरा बताइए अपनी उन्हें स्टोरी। वहां पर उन्होंने झटका पब्लिक को दिया है। अच्छा। एक रोड है वो बन रही है, उसमें लिखा है कि रोड का कार्य शुरू हुआ 2020 और समाप्ति की तिथि 2021। अच्छा। यानी रोड बन चुकी है। उस बोर्ड से 3 किलोमीटर आप अंदर चले जाएंगे तो रोड बनी ही नहीं है। गिरिराज सिंह ने एक उद्योग शुरू किया जब गोद लिया। उद्योग था चरखा उद्योग, ताकि महिलाओं को काम मिल जाए। महिलाओं को बाद में पता चला जब चरखा उद्योग बंद हो गया कि जो चरखा हमको मिला है ये हमारे आधार कार्ड पे 20,000 का लोन है। वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह तो चोर है, हमको बुद्धू बना के चले गए। नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल ये है कि वो रोजगार देने में सफल नहीं है। भर्ती तो सरकार देती थी, उससे अपने घर से थोड़ी लाए थे। वही सरकार अब क्यों नहीं दे पा रही है बिहार में भर्ती? पद तो खाली है बिहार में, शिक्षक के भी पद खाली हैं, इंजन भी डबल, और डबल इंजन है। मतलब 2 करोड़ रोजगार मोदी जी आके बड़ा बिहार में बताए थे ना कि 70 करोड़ दे दूं, 80 दे दूं, 90 दे दूं, 100 दे दूं, 130 करोड़ देता हूं। एक युवा ने मुझसे पूछा कि वो है कहाँ 130 करोड़ रुपया। अच्छा ये बताओ, मोदी जी की माँ को गाली दी गई बिहार में, तो वोट चोरी के बदले वाला ये मुद्दा था, मुद्दे का बदला मुद्दा ये लोग दे रहे थे। बना उतना मुद्दा, क्योंकि जितनी जो बिहार बंद की विजुअल्स आई ना, तो उसको देख करके लगा क्या मजाक है। और मोदी जी ये बात नहीं बोले थे क्या हाँ, कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? तब आप किसी महिला के पूरे स्वरूप को पैसे में नहीं तोल रहे हैं। तो दूसरा गलत है तो आप भी गलत होंगे। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है हेमंत जी? तो वोट चोरी वाला मुद्दा इससे ज्यादा हाई पकड़ गया, क्योंकि जिस पे आरोप था वो तो जवाब देने आए नहीं। भाजपा खुद आ गई, देखो देखो हमने तो चोरी नहीं की। पप्पू यादव के जाने को अगर चले जाते हैं तो कैसे देख रहे होंगे वहाँ के लोग? साधारण सा जवाब है हेमंत। पप्पू यादव अगर बीजेपी में जाते हैं तो पप्पू यादव जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव का जो सपोर्टर है वो इस चीज से बहुत आहत होगा। तो अपनी आइडियोलॉजी ही अगर वो छोड़ देंगे तो वो बीजेपी में चले जाएंगे तो खो जाएंगे पप्पू यादव। उनके करियर का खात्मा है ये अगर वो भाजपा में जाते हैं। तो कौन बड़ा फेस है बड़ा इस फेस? इलेक्शन में? कौन सबसे बड़ा फेस है? तेजस्वी इस पूरे जो संगठन बना बिहार में वोट चोरी के खिलाफ, He's in the वोटर center of अधिकार, election कह सकते हैं। वो उसके सेंटर में थे। राहुल गांधी ने लेकिन नाम नहीं लिया सीएम के उम्मीदवार का, ना कभी कहा कि तेजस्वी ही हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी ने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का कोई सीएम बनेगा। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मॉलिटिक्स पे। मैं हूं निवेदिता और मेरे साथी यहां बैठे हुए हैं हेमंत यादव। आज का जो इंटरव्यू है वो कोई इंटरव्यू नहीं है, मैं ये पहले बता देती हूँ। भले ही आपको 2-2 इंटरव्यूअर नजर आ रहे होंगे, ये तो काफी तैयारी में भी दिख रहे होंगे आपको, लेकिन खैर मैं आपको बता दूं कि जो आए हैं वो गेस्ट नहीं है, कोई नेता नहीं है। आए हुए टेक्निकली होंगे गेस्ट, लेकिन ये तो है हमारे साथी पत्रकार राघव। राघव अभी बिहार गए हुए थे, ग्राउंड से आपने रिपोर्ट की और आप बहुत वायरल भी हुए। मतलब हर दूसरा रील आपका ही मुझे दिख रहा है, वीडियोस में से आ रही सारी चीजें। तो ये बताइए राघव, सबसे पहले हम बिहार की ही बात करेंगे आपसे। बिहार में आप गए, आपने अडानी का मुद्दा एक दिखाया, इतना बड़ा मुद्दा है, सारी चीजें हैं। लास्ट जो लोकसभा चुनाव रहे थे, शायद आप तब पॉलिटिक्स के साथ ऑफिशियली जुड़े हुए थे। तब भी बिहार में जो माहौल देखने को मिला था कि बड़े बड़े मुद्दे थे, टीवी में भी दिख रहा था, अखबारों में भी दिख रहा था, लेकिन जैसी बात आई, जब रिपोर्टर पर्सनली पूछने लगा कि किस चीज पे वोट देंगे, तो जाति वाति यही सारे मुद्दे हुए, धर्म। इस बार भी केवल आपकी रिपोर्ट में अडानी मुद्दा है या फिर अडानी सच में जनता का मुद्दा बन रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तब तो बहुत बड़ी बात है, जनता हमारी एजुकेट हो रही है। माहौल क्या है फिर? माहौल ये निवेदिता, बिहार में मैं लगभग 25 दिन बिहार में रहा। बिहार के भीतर यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की। यात्रा से एक मैसेज जो राहुल देना चाहते थे वो कहीं ना कहीं बिहार के भीतर डिलीवर हुआ है कि वोट चोरी हो रही है। अब चोरी बड़ा एक सब्जेक्ट है बिहार के भीतर। SIR भी उसी समय लागू हुआ और उसके लिए भी उसी समय काम चल रहा था। तो लोग ये सामने से देख पा रहे थे कि यार मैं तो जिंदा हूँ लेकिन मेरा नाम नहीं है। एक आदमी मरा हुआ है, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। 20 नाम ऐसे हैं वोटर लिस्ट में जिनको गाँव में कोई जानता ही नहीं है। तो चोरी वहाँ से तो एक कॉमन
पॉपुलेशन के मन में आ गया कि हाँ कोई आदमी है जो चोरी कर रहा है। अब वोट चोर कौन है ये बाद में पता लगेगा, लेकिन चोरी हो रही है। उसी में ये चीज़ जब इंसान को पता चले कि ज़मीन भी चोरी हो रही है, तो ये एक मुद्दा बन रहा है बिहार के भीतर। क्यों? क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल से उसी एक टाइम फ्रेम में भर्ती आई जब तेजस्वी सत्ता में थे। उसके बाद उस स्तर पे भर्तियां नहीं आई, तो रोज़गार एक बड़ा मसला है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा गया था, मजदूरों को। क्यों पीटा गया था? क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहे थे। अब अगर उनको मराठी नहीं आती है और वो बिहार में रह के काम करना चाहते हैं तो उनके पास काम करने का अवसर नहीं है, तो पलायन बड़ा मुद्दा है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के भीतर ये है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ ग्रेजुएशन 5 साल की होती है, मास्टर्स 3.5-4 साल की होती है, उससे भी युवा नाराज़ हैं। मैं जब तक बिहार में था 3 से 4 बार युवाओं ने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया रोज़गार को लेके, लाठी भी चली, विजुअल वायरल हुए, पीटा गया। तो नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल ये है कि वो रोज़गार देने में सफल नहीं है। और दूसरा ये बनाया गया या बन गया, ये बहुत पॉपुलर है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए। मेरी रिपोर्ट के बाद ये हुआ कि अडानी भी एक उतना ही बड़ा मुद्दा बन के निकला। और आपको हंसी आएगी ना निवेदिता, 1 रुपये में 1020 एकड़, कहीं 30 भी मेंशन है, कहीं 50 भी है, लेकिन मैं जो फिगर मैंने पढ़ा 1020 एकड़ वो लेके चलता हूँ। 1 रुपया में 1020 एकड़ जमीन किसी को साल भर के लिए दी जा सकती है। अब सरकार अगर कह रही दी जा सकती है तो मुझे 1 ही एकड़ दे दे 1 रुपया। कंसर्न आपका ये है कि मुझे भी दे दो 1 मुझे भी 1 एकड़ दे दो। अच्छा। या बिहार के 100 लोग हैं जो अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, वो आदमी लोन लेगा उतनी जमीन रेंट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए लोन लेगा, आप उसे 1 रुपये में 1 एकड़ दे दो। अगर यही क्राइटेरिया है कि अगर आप काम करना चाहते हैं बिहार में और रोजगार देंगे तो आपको 1 रुपये हम जमीन दे देंगे। फिर उस जमीन पे जो पेड़ है उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? एक आम के बाग से एक किसान ने मुझे बताया कि 5 से 6 लाख रुपए उसका साल में आता है। आपने उसको बाग की जमीन की कीमत तो दे दी, लेकिन अगले साल से तो बेरोजगार है और वो कह रहा है कि मुझे उन पेड़ों की कीमत भी दो और आप प्लांट बना रहे हो तो नौकरी दो। अब इसके पीछे झोल ये है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और कहा गया था कि बिहार में पावर प्लांट लगेगा, तब ये नहीं कहा गया था कि कोई प्राइवेट कंपनी लगाएगी। ये कहा गया था कि किसी सरकारी कंपनी को ये काम दिया जाएगा। एनटीपीसी उसके लिए चुनी गई थी। अब एनटीपीसी से काम अडानी के पास कब चला गया नहीं पता। अडानी को ये काम गया तो वहाँ 4 लेन भी बन रहा है, वहाँ रेलवे भी आने वाली है। मतलब जो ज़मीन आज से 3-4 साल पहले किसी कीमत की नहीं थी, अब उस ज़मीन की कीमत लगभग 7 से 8 गुनी हो गई है। तो ये किसके लिए बना है? ये सारी बातें जो ये पेपर वाली जो बातें हैं, स्पेशली कि इतने का लिखा हुआ था ये साइड, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो क्या बता, कैसे असर पड़ा है उनकी अपनी जिंदगी पे, कैसे असर पड़ा, वो सारी चीजें थोड़ा बताइए, क्योंकि आप सामने से देख करके आए हैं। मुआवजा मिला है कि नहीं मिला? क्यूरियोसिटी की वजह से ही हम लोग साथ में आज बैठे हुए हैं। देखो, बताइए। मुआवजे वाली बात पे मैं 2 चीजें स्पष्ट करूंगा। मुआवजा मिला है पर उचित नहीं मिला है। हम 2 भाई हैं, हम दोनों का 2 एकड़ जमीन है। उसी 1 एकड़ का मुझे आप 10 लाख दे रहे हैं और उसी एकड़ का हेमंत को 25 लाख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 10 में मैनेज हो गया, हेमंत 25 में मैनेज हो गए। तो ये मुआवजे की शर्तें तो नहीं होती हैं। प्लस अगर कोई असहमत है तो तब तक उस जमीन पे काम शुरू नहीं होगा, लेकिन काम वहाँ चल रहा है। मैं तुम्हें मजेदार स्टोरी बताता हूँ। एक युवा लड़का जिससे मैं मिला, उसका स्टोरी में जिक्र भी है, जिसने बताया कि पेंसिल से साइन कराए गए थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ। जब वहाँ काम शुरू हुआ तो 4-5 लोगों को वहाँ पर लोकेशन पे पहुँचा, उसने कहा भाई काम क्यों शुरू हो रहा है? अभी मुआवजे में हमने आपत्ति का एप्लीकेशन लगा के मुआवजे का पैसा उठाया है, हम इस अमाउंट से सहमत नहीं है, क्योंकि पूरे गांव को सेम रेशियो पे पैसा मिलना चाहिए। उनका ये कहना है, कम ज़्यादा नहीं। उन 4 लड़कों को वहाँ बिठाया ऑफिस में, पुलिस ने आके अरेस्ट किया और पुलिस ने कहा हम तुम्हारे पर चार्ज लगाएंगे कि तुम यहाँ ईंटा, सीमेंट, बालू, मिट्टी चोरी करने आए थे। तब उसने बताया कि उसके जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठा आरोप मत लगाइए आप कम से कम इन पे, ये इस तरह के लड़के नहीं, ये अपनी मांग रखने आए थे। तो जब प्रशासन खुद आपको दबा रहा है तो वो किसके इशारे पे दबा रहा है? अच्छा, तो ये ज़मीन अधिग्रहण की बात है या वहाँ पे प्लांट लगाने की बात है और मुआवजा देने की बात है, चुनाव से जस्ट पहले ऐसा हो रहा है, तो चुनाव से कोई संबंध है इसका? जब आप ग्राउंड पे रहे, लोगों से बात की होगी आपने, तो क्या लगा कुछ संबंध है इसका चुनाव से पहले ही? क्यों बिहार में इंडस्ट्री लग रही है, प्लांट लग रहा है, और लग भी रहा है तो फिर इस तरीके से जो आपने रिपोर्ट की है इसमें इतने सारे सच सामने आए हैं कि लगभग 26,000 करोड़ की 27,000 करोड़ की ज़मीन और 33 साल के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दे दी गई अडानी को। 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उस जमीन पे। हाँ,
और जमीन की कीमत जो सरकार ने दी है वो 1 रुपए प्रति वर्ष की दर से दी है। सरकार ने जो दी है, हाँ। हालांकि सरकार ने जो दी है 1 रुपया, उससे ज़्यादा ही उसकी कीमत होगी। तो इसका संबंध क्या है? क्या चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से कैसे संबंधित है ये? देखिए, चुनाव से संबंधित नहीं है, मुद्दा 2-2.5 साल से है। अच्छा। हिंदुस्तान के लोकल अखबार में इसकी कटिंग भी है। पीएम से मिलने जा रहे किसान नेता को अरेस्ट किया गया। अब सवाल ये है कि 2 साल से एक गांव, उसकी ज़मीन पर मुआवजा ना मिला सही, उसको दबा करके, डरा करके, ये मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मान लीजिए भागलपुर आए हैं और किसानों से ही मिलने आए हैं, लेकिन उस गांव के किसान गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? नज़रबंद किया हुआ है। नज़रबंद किया। एक आदमी को तो, जो मेन लीडर है जिसने आरटीआई लगाई है, उनको तो थाने में ही ले जाके बिठा लिया। अब गांव में जिस आदमी की आमदनी 8,000 10,000 है महीने की, उतने शिक्षित लोग नहीं हैं, 4 पुलिस वाले गांव के बाहर खड़े रहेंगे तो जाएंगे क्या वो? वहाँ लोग अपनी मांग लेके पहुंचे, वहाँ भी नहीं मिलने दिया गया। डीएम से, एसपी से, हर किसी के पास वो लेटर ले गए। अभी उन्होंने एनजीटी में भी कंप्लेन फाइल करी है, आरटीआई लगाई गाँव वालों ने, तब उन्हें पता चला कि इसमें तो अलग खेल है। उन्होंने विपक्ष से भी गुहार लगाई क्या इसके बारे में? लगाई होगी ऑब्वियस, लेकिन सुना किसी ने नहीं। किसी ने नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश की थी, तेजस्वी तक भी, उनकी टेबल तक गई है। अच्छा, फिर भी कोई नहीं एक्शन हुआ। एक्शन नहीं हुआ ना। ये तो ना मुझे रिपोर्ट करते वक्त ये अंदाजा था कि ये रिपोर्ट इतनी बड़ी बन जाएगी, ना उन्हें ये बताते। आप तक कैसे पहुंची? मैं गूगल पर अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक आपने आसाम वाला मसला सुना होगा, 3,000 बीघे जमीन वाला, मैं उसका फैक्ट चेक पढ़ रहा था कि उस कंपनी का अडानी से डायरेक्ट कोई संबंध है नहीं है। फैक्ट चेक में बात आई, तो मुझे लगा हो सकता है सीमेंट की कंपनी, कोई एक सीमेंट की कंपनी है, हालांकि उसमें अडानी जी का बैक हैंड इन्वेस्टमेंट हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि 3,000 बीघा जमीन इस देश में और कोई तो नहीं ले सकता है ना एकदम से। नहीं, ऐसे लेने के लिए बहुत लोग ले सकते हैं, लेकिन पर मिलेगी नहीं। सूत्रों के मुताबिक आप कहना चाह रहे हैं कि अडानी का हाथ हो सकता है? हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि ये श्योरिटी नहीं, उसका मैं फैक्ट चेक इसीलिए पढ़ रहा था। ठीक ठीक। तो मुझे बिहार के भी एक प्लांट की जानकारी मिली। हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन थी एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि इतनी ज़मीन 1 रुपए में दी जाएगी। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो हम उस लोकेशन पे पहुँचे तो गांव में जिससे भी ये बात की कि यहाँ पे ज़मीन ली गई, हरिनकोल इलाका है वो, पीरपैंती में, भागलपुर के पास। तो उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं पैसे से, और हम पर एक प्रेशर है। प्रेशर ये कि जो आया है उसको उठा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। एक घर है गांव में, एक पूरा गांव के 8-9 घरों का एक समूह है, वो भी पूरा जा रहा है। एक आदमी का आधा घर जा रहा है। अच्छा, मतलब उसका 100 वर्ग गज का घर है, आप 50 वर्ग गज ले रहे हो और 50 छोड़ दे रहे हो। और पैसा, जब जाहिर सी बात आप उसे आधे घर का पैसा देंगे फिर। नहीं तो राघव, बिहार में कहाँ कहाँ गए? बिहार में मैं भागलपुर गया, और मैं जमुई गया, मैं मुंगेर गया, मैं सहरसा गया, आरा गया, छपरा गया, कटिहार गया, ये इलाके मैंने घूमे। गिरिराज सिंह के दोनों गांव, नवादा, और जो गांव उन्होंने गोद लिए हैं। हाँ, तो वहाँ पे झटका मटन और इसका क्या क्या मामला था, पूरा बताइए। उन्हें वहाँ पर उन्होंने झटका पब्लिक को दिया है। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने झटका पब्लिक को दिया। मैं आपको बताता हूँ, एक रोड है वो बन रही है, उसमें लिखा है कि रोड का कार्य शुरू हुआ 2020 और समाप्ति की तिथि 2021। अच्छा, यानी रोड बन चुकी है। उस बोर्ड से 3 किलोमीटर आप अंदर चले जाएंगे तो रोड बनी नहीं, तो क्या कच्चा पता है। क्या पता 3 किलोमीटर तक ही उतनी बनानी ही हो। प्रेमिसेस में बननी थी जितने में नहीं बनी है। अच्छा, तो अब गिरिराज सिंह को तो लोग वहाँ पूछ रहे हैं। मजेदार बात यह कि जैसे गांव गोद लिया है तो लोगों को भी पता भी नहीं गिरिराज सिंह कौन है। अच्छा। और कुछ लोग जो थोड़ा सा समझदार हैं पॉलिटिकली, उन्हें पता है, तो कह रहे हैं कि वो जब गांव से आते हैं तो उनकी गाड़ी का शीशा नीचे नहीं उतरता। तो अगर इस स्तर पर वहां पर आपने गोद, बिहार के पहले मुख्यमंत्री का गांव नवादा में, वहां पर गिरिराज सिंह ने एक उद्योग शुरू किया जब गोद लिया। उद्योग था, चरखा उद्योग था, कि महिलाओं को काम मिल जाए। महिलाओं को बाद में पता चला जब चरखा उद्योग बंद हो गया कि जो चरखा हमको मिला है ये हमारे आधार कार्ड पे 20,000 का लोन है, और वो पैसा चुका रही हैं महिलाएं। वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह तो चोर है, हमको बुद्धू बना के चले गए। अच्छा ये बताओ, मोदी जी की माँ को गाली दी गई बिहार में, ठीक है, बिहार बंद हो गया, एकदम बवाल मच गया। तो वोट चोरी के बदले वाला ये मुद्दा था, मुद्दे का बदला मुद्दा ये लोग दे रहे थे। बना उतना मुद्दा, क्योंकि जितनी जो बिहार बंद की विजुअल्स आई ना, तो उसको देख करके लगा क्या मजाक है, तो बना पाए भाजपा वाले। निवेदिता, एक चीज़
मैंने बिहार में मैं बात कर रहा था, जहाँ जहाँ भी यात्रा जा रही थी युवाओं से, एक युवा ने बड़ी शानदार बात मुझे बताई। उसने कहा कि देखिए सर, ये मेरा फ़ोन है। किसने बताई? युवा था एक। अच्छा। उसने कहा ये मेरा फ़ोन है, ये आपने मुझसे चोरी कर लिया मान लीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा फ़ोन है, आपने चुराया है, तो आप सबूत देंगे, जो पासवर्ड डाल देगा उसका हो जाएगा। इतने में कोई तीसरा आदमी आके बोले कि नहीं ये तो चोर नहीं है, तो अब आप बताइए वो दोनों चोर हैं? तो बात तो उसकी सही है भाई, जिस पे मैं आरोप लगा रहा हूँ वो जवाब देगा। तो वोट चोरी वाला मुद्दा इससे ज़्यादा हाई पकड़ गया, क्योंकि जिस पे आरोप था वो तो जवाब देने आए नहीं, भाजपा खुद आ गई, देखो देखो हमने तो चोरी नहीं की है। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि जो मोदी जी की माँ को गाली दी गई, गाली को भुनाया तो बड़े अच्छे से गया। ठीक बात है, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, ठीक है, राजनीतिक मंच से नहीं देनी चाहिए। आप व्यक्तिगत किसी को क्या कहते हैं उस पर कोई असर नहीं है, लेकिन आप मंच से दे रहे हैं। पर ये मैसेज आप क्यों दे रहे हैं? तो वो सोशल मीडिया की पावर देखिए, बीजेपी की स्ट्रेंथ। उसने, मैं वहाँ बिहार बंद में कुछ लोगों से बात कर रहा था, क्योंकि ऑन कैमरा वहाँ पर थोड़ा सा माहौल ऐसा था कि बिहार बंद की अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो धक्का मुक्की हो रही, मारपीट हो रही है, आपको कैमरा नहीं खोलने दे रहे। तो एक महिला ने बताया कि हमें पूछा क्यों आई हैं आप, तो उन्होंने बताया कि ये राहुल जी मोदी जी की माँ को गाली दिए हैं। तो अच्छा दिए, कहाँ पे दिए? बोले उनके घर जाके दिए हैं। तो उसको नहीं पता है क्या हुआ, उसको आप कन्विंस करके ले आए हो। और ये भी एक झूठा आरोप है कि राहुल गांधी दिए या कांग्रेस दी है। कोई एक व्यक्ति अगर गाली दे उसको कंप्लेन करो, सजा होगी उसको। और मोदी जी ये बात नहीं बोले थे क्या कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है? तब आप किसी महिला के पूरे स्वरूप को पैसे में नहीं तौल रहे हैं। तो दूसरा गलत है तो आप भी गलत होंगे। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है हेमंत जी? चर्चा तो मोदी जी की माँ पर अगर गाली किसी ऐसे व्यक्ति ने दी जो पार्टी का स्थायी सदस्य नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं निकला अभी तक। अगर प्रूफ नहीं है तो पूरे मीडिया चैनल कांग्रेस से ही क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की नहीं, वो तो ठीक बात है, उनको हो सकता है हृदय परिवर्तन हो गया अब ना कहें, लेकिन पहले तो कहते थे ना जर्सी गाय। आप किसी को अगर जर्सी गाय ठीक है प्रधानमंत्री जी का कहना, तो अपनी पार्टी में भी किसी महिला को इस पद के लिए निर्धारित कर देंगे। दुनिया भर की बातें बता रहे हैं आप, लेकिन अभी भी आप एक सवाल से बहुत बच के निकल जा रहे हैं कि माहौल क्या देख के आए हो, किधर किधर की तरफ है माहौल? अभी मतलब बिहार का उतना खुला माहौल नहीं है, क्योंकि अभी सीटें कंफर्म नहीं हुई हैं, प्रत्याशी कंफर्म नहीं हुए हैं। अभी मुद्दे कंफर्म हो गए हैं कि बिहार का जो चुनाव है इस बार वो वोट चोरी के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। बार बार एक हाइड्रोजन बम की बात हो रही है। वो हाइड्रोजन बम क्या है? वो क्या है अभी उसके बारे में भी पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग वाराणसी बोलते हैं, लेकिन वाराणसी से आप बिहार के चुनाव में क्या इम्पैक्ट डालेंगे? आरा छपरा में डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। तो कुछ तो है जो कांग्रेस को कर रही है। एक बात तो तय है, मुस्लिम वोटर और यादव वोटर दोनों को मिला दे तो 32% बैठता है बिहार में, और वो किसी को बहुमत दिला सकता है। लेकिन समस्या एक ये है कि मुस्लिम वोटर जो है MIM आ रहा है इस बार, ठीक है, और जो वक्फ बोर्ड वाला जो कानून आया था उससे जो पसमानदा जो मुसलमान हैं मेरे ख्याल से वो बीजेपी और जदयू की तरफ जा सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी खबर मिल रही है कि मुसलमानों का रुझान किस तरफ है? क्या यादव एकजुट हैं? क्योंकि पप्पू यादव बीजेपी में जाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। ये एपिसोड हम आज शूट कर रहे हैं 16 तारीख को। आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि जाने वाले हैं। हो सकता है जब तक वीडियो जाए तब तक चले भी जाएं या ना भी जाएं। तो जो यादव वोटर है और मुस्लिम वोटर है उसमें कितनी घात लगा पाएंगे NDA वाले, और इंडिया वाले उन लोगों को कितना आकर्षित कर पाएंगे? ऐसा कुछ ग्राउंड पे आपको देखने को मिला हो? देखो, रिलीजन के आधार पे बिहार में वोट बटेगा इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, कितने विधायक थे? 5 थे। 5 में से 4 कहाँ गए? हाँ, वो बात ठीक। हालांकि अगर वो जीत भी जाती है वो पार्टी, तो बिहार का समीकरण ऐसा है कि कोई 5 विधायक लेके एक साथ बैठने से अच्छा है कि 4 लोग उस पार्टी के साथ चले जाते हैं जो मजबूत स्थिति में है, और एक आदमी बचा रहता है ताकि वो झंडा पकड़े रहे, ताकि पार्टी का स्थायित्व बना रहे, 4 लोग मैनेज भी हो जाएं। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, उनसे मेरी बातचीत हुई। अच्छा। अख्तर उल ईमान साहब हैं। अख्तर उल ईमान साहब अभी लालू जी के घर के बाहर गए, ढोल वोल बजाया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा कि लालू जी अपने घर के दरवाजे खोल, हमसे गठबंधन करो, वरना खुल जाएगी तुम्हारे MY समीकरण की पोल। तो खुला दरवाजा? नहीं खुला दरवाजा, क्योंकि तेजस्वी का कहना था कि वो लोग गठबंधन चाह रहे हैं, ऐसी मुझ तक खबर नहीं पहुंची है, तो उनका हम पहुंचा देते हैं। वो गए, ढोल वोल बजाया, गठबंधन के लिए आमंत्रित किया। नहीं, 5.5 लाख कुल वोट पड़ा था पिछली बार MIM को बिहार में। 1%, 1.8 या 9% वोट पूरे बिहार का। 5 सीटें थी लेकिन ले गए थे आपसे।
5 सीटें ले गए, लेकिन ठीक बात है, मैं कह रहा हूँ आपसे मतलब इंडिया से आखिरी में वो 4 लोग कहाँ गए। हाँ। ये मुझे इस बार लग रहा है आप कि ये कहना चाह अगर रहे हैं कि इनको लड़ने दो, हाँ, और जब ये सीट जीत जाएं तो वापस बुला लेंगे, ऐसा कुछ? मैं नहीं बुलाऊंगा ना लेकिन नहीं, मेरा भंडारा- ये मानना है कि हाँ। बिहार के भीतर आप उस पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं लोग जो बड़े नंबर के साथ मौजूद है। चिराग पासवान आखिरी में कहाँ जाते हैं? एनडीए में। तो फिर ओवैसी जी पहले आए या बाद में आए, या उनकी पार्टी के विधायक आ जाएं? उनके पास बीजेपी में जाने का ऑप्शन तो नहीं है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओवैसी और जो इंडिया है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में फायदा कोई और ले जाए। हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, लेकिन राघव आपसे नहीं, हेमंत से। आप इनको इंडिया गुट वाले नेता की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? अभी ये बताइए। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि जर्नलिस्ट नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट करके आए हैं, तो मेरा बस जानने का उद्देश्य यही है। बोल दिए आप, लेकिन मेरा जानने का उद्देश्य, ये आपने रील वाला कंटेंट दे दिया है लेकिन मेरा जानने का सिर्फ मकसद यही था कि आप ग्राउंड से होकर आए हैं, तो मुसलमानों का वहाँ पे क्या रुझान बन रहा है ना। पप्पू यादव की जाने की बात चली, पप्पू यादव को कोई गाड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहा है। कांग्रेस का यही रहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले छोड़ के गए, अब पप्पू यादव छोड़ के जा रहे हैं, अशोक चौहान, बहुत बड़ी फेहरिस्त है, इतने नेता अब बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो ये पप्पू यादव के जाने को अगर चले जाते हैं तो कैसे देख रहे होंगे वहाँ के लोग, क्योंकि पप्पूवादी बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ पे उनका। तो एक तो ये सवाल था, ये मैं यही जानना चाह रहा था कि यादव और मुस्लिम्स में अगर उन्होंने घात लगा देते हैं एनडीए वाले, तो इंडिया के लिए कितना नुकसान होगा, या फिर एनडीए वाले नहीं घात लगा पाएंगे, ये जानने का मकसद था मेरा। देखिए, इसका एक बड़ा साधारण सा जवाब है हेमंत। पप्पू यादव अगर बीजेपी में जाते हैं तो पप्पू यादव जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव का जो सपोर्टर है वो इस चीज़ से बहुत आहत होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में आप केवल एक ही काम कर रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, विपक्ष के साथ आप खड़े हैं, एंड टाइम पे आप चले जाएंगे। तो पप्पू यादव का तो फायदा नुकसान क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो लोग लगातार बीजेपी से लड़ रहे थे वो एक दिन में अपना हृदय परिवर्तन कैसे कर लेंगे? पप्पूवादियों को फिर आप नहीं जानते हैं। पप्पू यादव अपने दम पे लड़े हैं हमेशा। हाँ। पिछले जितने भी चुनाव, वो 5 बार सांसद रहे, जितनी बार भी रहे, वो अपने दम पे लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं। और पिछली बार जब उन्होंने अपनी पार्टी मुद्दे क्या बनाई, थे हेमंत? देखिए, सिंबल मैटर नहीं घर पे करता गए उनको, लेकिन वो बीजेपी दरकिनार के कर साथ दिया। तो नहीं लड़े, हाँ। खिलाफ ही थे हमेशा। हाँ। तो अपनी आइडियोलॉजी ही अगर वो छोड़ देंगे तो वो बीजेपी में चले जाएंगे तो खो जाएंगे पप्पू यादव। उनके करियर का खात्मा है ये, अगर वो भाजपा में जाते। मुझे आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पप्पू यादव जाते हैं तो उनके जो पप्पूवादी हैं, जो वोटर्स हैं उनके, वो भी जाएंगे भाई। यार, सिंधिया बीजेपी में जब गए, ठीक है, तो बहुत लोग उनके साथ भी गए, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए ना सिंधिया, इमेज वाइज देखा जाए तो बात सही है। विचारधारा वाली जो बात है वो बहुत सही है कि जो पप्पू यादव से, क्योंकि पप्पू यादव से पर्सनली भी मेरी बातचीत पहले भी होती रही इलेक्शंस में एंड ऑल दैट में, तो वो खुद बताते हैं इस चीज़ पे, वो प्राउड करते हैं, वो हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट लड़ते रहे हैं और कभी भी ऐसी ताकतों के खिलाफ झुके नहीं वो। लेकिन अचानक से जैसे ही आप चुनाव के टाइम पे करेंगे ना, तो आप भी एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पे क्या हो रहा है, अभी चिराग वगैरह जो लोग हैं, कितना सबको पता है कि नीतीश बाबू पलट गए, इमेज तो खराब होती है ना। पप्पू यादव की इमेज बहुत अच्छी है बिहार में, ठीक है, पॉलिटिक्स वो किस तरह का करे, किस तरह का छोड़े, लेकिन जो आम जनता है वहाँ की, स्पेशली उनके जो इलाके की है, वो बहुत उनका सम्मान करती है, इसीलिए कि ये लड़ते हैं बड़ी बड़ी ताकतों से। आपको भी लगता है कि राजनीति में इमेज जैसी कोई चीज़ होती है? अगर होती तो नीतीश बाबू कितनी बार बदले हैं। अगर इमेज जैसी चीज़ नहीं होती ना, तो ये जो माँ की गाली वाला मुद्दा बनाया गया कि मेरी इमेज पे मारा गया, तो वो भी नहीं होता। इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अभी वोट चोरी वाला मैटर क्यों इतना बढ़ गया, भाजपा क्यों इतना बौखलाई? डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला था कि भाई इलेक्शन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बौखला गए ये तो क्यों? क्योंकि इन्हें भी लगने लगा यार ये तो वोट चोर की इमेज बन रही है। मैं अभी बता रही हूँ, नरेंद्र मोदी प्रोफाइल इंस्टाग्राम डालिए और आप कमेंट्स पढ़िए, ऐसे थोड़ी ना सबका सब बौखलाए। तो इमेज चेंज होता है, और यही कारण है सोशल मीडिया पे, जैसे अगर इमेज इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती तो कांग्रेस का पीआर भी इस समय इमेज पे इतना फोकस नहीं कर रहा होता। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का कमेंट सेक्शन देखिए और नरेंद्र मोदी का कमेंट सेक्शन देखिए इमेज कैसे बदलता है और उसका फायदा किस तरह से होता है। ये चीज़ मैं भी इस बार मानूंगा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार जो यात्रा वाला कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। इस यात्रा से बिहार में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। अब कांग्रेस बार्गेन करने की सिचुएशन में है। अब कांग्रेस तेजस्वी से ज़्यादा सीट बार्गेन करने की सिचुएशन में है। नीतीश कुमार के पास एक बिगेस्ट नंबर है। अब नीतीश के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो केंद्र में भाजपा के साथ बने रहें और स्टेट में वो तेजस्वी के साथ आ जाएं। वो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करने वाले वो अकेले नेता हैं पूरे देश में। बिगेस्ट इंडिविजुअल लीडर इस समय में नहीं, ऐसा होगा फिर तो केंद्र में सरकार ही गिर जाएगी ना। फिर
अब नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश सबके हैं, उन पे कमेंट नहीं। लेकिन मैं कह रही बिगेस्ट इंडिविजुअल लीडर की मैं बात करूं, जैसे कांग्रेस बढ़ रही है, भाजपा बड़ी पार्टी है, सारी चीजें, लेकिन इंडिविजुअल लीडर की कांग्रेस अगर के हम बात पास करें फेस नहीं है बिहार में। तो कौन बड़ा फेस है बड़ा इस फेस इलेक्शन में? कौन सबसे देखिए, बड़ा फेस है? तेजस्वी इस पूरे जो संगठन बना बिहार में वोट चोरी के खिलाफ, He is in the वोटर center of अधिकार, election कह सकते हैं। वो उसके सेंटर में थे। राहुल गांधी ने लेकिन नाम नहीं लिया सीएम के उम्मीदवार का, ना कभी कहा कि तेजस्वी ही हमारे सीएम के उम्मीदवार हैं। तेजस्वी ने भी कभी नहीं कहा कि कांग्रेस का कोई सीएम बनेगा। यूपी में अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा है कांग्रेस के गठबंधन में कि कोई और सीएम बन सकता है। लेकिन सीएम कोई किसी के लिए नाम प्रस्तावित तब तक नहीं कर सकता है जब तक सीटों की संख्या निर्धारित ना हो गई। ना। तो क्या अल्ताबाद बनेगी? जैसे मुकेश साहनी हैं, हम्म। वो ज़्यादा सीटें मांगेंगे इस बार। मुकेश साहनी जी का अपना व्यक्तिगत उस स्तर का वोट बैंक है, ये भी एक सवाल है। क्या अकेले वो अगर 10 सीट लड़ें तो 2 जीतने की स्थिति में हैं? तो या तो वो भाजपा के साथ लड़ें या वो कांग्रेस के साथ लड़ें, तो वो उन पर निर्भर है विपक्ष, ऐसा नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत निर्भर हैं। तो अगर वो कांग्रेस के साथ या इस गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे मुकेश साहनी, तो भाजपा तो एंट्री दे नहीं रही है अभी, तब क्या ऑप्शन बचा? अच्छा, एक सवाल और है। जैसे बातचीत की शुरुआत में ही आपने बोला था कि महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो तेलंगाना और तमिलनाडु की बात करूंगा, वहाँ पे भी बिहार के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन पिछले कुछ दिनों में बहुत खबरें सुनने को मिली। और फिर तेलंगाना और तमिलनाडु के सीएम दोनों आके रैली करते हैं बिहार में इंडिया के साथ, इंडिया वालों के साथ। तो क्या जो पलायन करने वाली जो मजदूर वर्ग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, इस चीज़ को स्वीकार करेगा? हेमंत, एक बात बताइए, तेलंगाना के सीएम और तमिलनाडु के सीएम, क्या मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं? वहाँ उनका जीना हराम कर रखा है उन्होंने। नहीं, अगर किसी लेकिन अगर किसी राज्य में, ये सवाल फिर देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र में क्यों नहीं पूछा जाता? पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। तब तो वहां पे कह दिया था कि नहीं मराठी, यहां पर वो तमिल नहीं है, यहां पर वो सीधे सीएम है। ये एक नैरेटिव है। कौन सा सीएम अपने स्टेट में चाहेगा कि दूसरे स्टेट से लोग आकर के व्यापार ना करें, काम ना करें? जब 2 स्टेट के बीच संबंध होता है तो दोनों को फायदा होता है। बिहार के लोग यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, महाराष्ट्र में भी। सवाल ये है कि वो वहाँ क्यों है, बिहार खाली क्यों है? True. बिहार में रुक के आप काम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहार में लड़का या तो ठेला लगा के लिट्टी बेचेगा, झालमुड़ी बेचेगा, या फिर सरकारी परीक्षा की तैयारी करेगा। तीसरा जो सेगमेंट होता है प्राइवेट सेक्टर, वो बिहार में है ही नहीं, क्योंकि कोई कंपनी वहाँ अगर सेक्टर लगाना भी चाहती है तो उससे धन उगाही की जाएगी, तो वो कहाँ से लाएगी लोगों को हफ्ता देने के लिए? तो क्राइम पे अगर आपका कंट्रोल नहीं तो आप प्राइवेट सेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाओगे। तो या तो मैं फिर कचौड़ी बेचूंगा या फिर मैं सरकारी परीक्षा की तैयारी करूंगा यूपी में आके। उसके बाद का क्या? पेपर लीक हो गया तो फिर तुम्हें तैयारी भी फेल है। तो बिहार में नौकरी जो आखिरी बार दी गई, ऐसा नहीं मैं तेजस्वी का कोई प्रमोशन कर रहा हूं, ना मैं कह रहा हूं कि आप उनको वोट दे दें, लेकिन फैक्ट यही है कि युवा ये कह रहा है कि आप 30,000 भर्ती निकालते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, तेजस्वी 2 लाख 3 लाख भर्ती दिए, आप भी उतनी दो। भर्ती तो सरकार देती, तेजस्वी अपने घर से थोड़ी लाए थे। वही सरकार अब क्यों नहीं दे पा रही है बिहार में भर्ती? पद तो खाली है बिहार में, शिक्षक के भी पद खाली हैं, इंजन भी डबल है और डबल इंजन है। मतलब 2 करोड़ रोजगार मोदी जी आके पड़ा बिहार में बताए थे ना कि 70 करोड़ दे दूं, 80 दे दूं, 90 दे दूं, 100 दे दूं, 130 करोड़ देता हूं। एक युवा ने मुझसे पूछा कि वो है कहाँ 130 करोड़ रुपया जो दिए थे, वो कहाँ पे रखा है? अच्छा, युवाओं से बहुत सारी बात हुई आपकी। हाँ, क्योंकि उस यात्रा में ज्यादातर युवा ही थे बिहार के। युवाओं का रुझान किस तरफ है? युवाओं का रुझान ये, युवाओं का एक तो एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि लोग नीतीश जी से बोर हैं। अच्छा, 20 साल से। बिहार में एक और मजेदार चीज है, आपको कहीं भी जनता दल यूनाइटेड का आदमी प्रचार प्रसार करते हुए नहीं दिखेगा। बीजेपी कर रही है, लेकिन लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लेकिन सीटें तो अच्छी आ गई। हाँ, लेकिन लोकसभा में भी सीटें यही नीतीश कह जी रहे थे की अच्छी आ रही हैं, तो उनका एक फिक्स चुप वोटर है, चुप्पा वोटर बिहार का, जो चुपचाप रहता जो बहुत है फेमस है, और वो सीधे जाके नीतीश जी को वोट देता है। उसके अलग अलग एस्पेक्ट थे, लेकिन लोगों ने ये माना कि मैं 5 साल पहले नीतीश को वोट देता था, तब तक वो बहुत बढ़िया काम करते थे। पिछले 3 साल से उन्हें क्या हुआ है नहीं पता। अच्छा, जिस चीज के लिए हम वोट देते थे नीतीश को, ये वो नीतीश नहीं है। अच्छा, इस बातचीत को अब हम समापन की तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है? और
हमेशा की तरह मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो आम रैली कवर करते हुए आप पिट गए थे, आप अडानी के खिलाफ खड़े हो गए, धमकियां मिल रही हैं आपको? डर लग रहा था रिपोर्ट करते एक मैसेज कमेंट रिपोर्ट करते वक्त डर लग रहा था क्योंकि रात हो गई थी लगभग अच्छा। और गांव का माहौल ऐसा है कि वहां पर कोई ऐसा पुलिस आके दबा रही यही नहीं, कुछ लोग ठेका भी दिया जाता है कुछ लोगों को ऐसे कि आप सबका काम करवा दो और कुछ कमीशन आपको रहेगा, तो वो लोग भी घूमते हैं गांव में, ऐसा नहीं है। एक इंसान ने कमेंट किया है मेरी स्टोरी पे कि भाई तुम जिंदा हो तो मैंने उसको रिप्लाई दिया कि हाँ अभी तक तो जिंदा हूँ। एक मैसेज आया कि देखो आप जैसे बहुत सारे लोगों को हम खो चुके हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ये एक फियर तो है स्टोरी में, लेकिन एक बात है निवेदिता, ये पावर ऑफ सोशल मीडिया है कि देश के सबसे अमीर आदमी के 29 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को एक ग्राउंड रिपोर्ट ने हिला दिया है। 29,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। कैसे? क्योंकि इसमें स्टोरी को तो लोगों ने ही पहुंचाया। इसका मतलब लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये सही नहीं है। लोग इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि 10 लाख पेड़ नहीं कटना चाहिए, वरना आपका वो एक कैंपेन कि एक पेड़ माँ के नाम वाला जो आप लगाते हैं उसके बदले में आप 10 लाख पेड़ काट देंगे बिहार के, और वो एरिया बिहार का आम एक्सपोर्ट में टॉप पर है। इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे। आपने किसी आदिवासी समूह से बात की वहाँ पर? मुंगेर आप गए? मुंगेर में आपकी मुंगेर में मैं सम्राट चौधरी के गांव गया, जो उनका पैतृक गांव है। वहाँ उन्होंने छठ के लिए एक सुंदर तालाब बनवाया था। अभी उस तालाब में कूड़ा इकट्ठा है, उसकी स्थिति ऐसी है, और वो उनका पैतृक गांव है। तो जहाँ जहाँ बिहार में आप अब देखिए, वहाँ उनका गांव है, रहते वो पटना है, अपना गांव देखने कौन जाएगा? नहीं, क्या आदिवासियों से बात हुई है? आदिवासी समाज से ऐसा स्पेसिफिक बात नहीं हुई, लेकिन उस गांव के भीतर एक दो लोग आदिवासी समाज से भी थे, तो उनकी भी बात हुई। तो उनका कहना है कि हम अभी प्रकृति को बचाना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि ये हमारा रोजगार है आम के पेड़, आप हमसे जमीन के दाम में बार्गेन मत करिए, रोजगार के बदले रोजगार। एक तो बिहार में काम वैसे भी नहीं, एक आदमी आम बेच रहा है वो भी तुम कटवा दो और 1 रुपये में दे दो जमीन अडानी को, तो बिहार का युवा क्या करेगा? और उसका मुनाफा कहाँ जाएगा निवेदिता? बिहार में जो प्लांट लगेगा उसका मुनाफा कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा? वो तो जाएगा गुजरात। हर चीज गुजरात जा रही तो है। बिहार का आदमी मुनाफा नहीं, मजदूरी ही करेगा प्लांट में क्या जिंदगी भर? अच्छा, आपकी स्टोरी में ये भी दावा किया गया कि लोगों से जबरन साइन करवाए गए हैं जमीन हड़पने के लिए। ये तो एक तरीके से वो जो पुरानी फिल्में आती थी बॉलीवुड की कि किसानों से जबरन अंगूठे लगवा लिए जाते थे, वैसा कुछ विजुअल तो नहीं देखा। आप मुझसे पेंसिल से साइन करवा ले रहे हैं और आप लिख के उसके बाद उसे मिटा के पेन से साइन कर ले रहे हैं। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट में लोग कह रहे हैं। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हेमंत 20 लाख लेना है तो ले लो, वरना परसों तक ये भी चला जाएगा। तो आप क्या करेंगे? नहीं, अच्छी बात है राघव कि आप पहुंचे, फील्ड में ग्राउंड पे गए, क्योंकि आप जब, मैं पहले ही बता देती हूँ कि राघव हमारे साथ जुड़े हुए ही थे, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, और न्यूज़ चर्चा में खास तौर से इनकी बातें जो हैं उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते थे। तो बहुत बधाई आपको कि आप इस फील्ड को परमानेंटली नहीं छोड़ करके गए, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहा। जो वीडियोज़ आ रही हैं और जो टॉपिक्स का सिलेक्शन है आपका, वो कमाल का है, मार्वेलस है। कम से कम लोगों की बातों को आप पहुंचा रहे हैं। और जैसा भी कितने रिपोर्टर ये दावे के साथ कह सकते हैं, अरे लोगों ने कहा है मेरी वीडियो में, लोगों ने कहा, लोग अपनी बात आपने नहीं डाली, लोगों ने अपनी बात जो है रखी है। ये बहुत बढ़िया रहा और अच्छा लगा। इतने दिनों बाद आपसे मिल करके, पर्सनली भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, इसी बहाने हो गई। हम लोग सभी लोग यार दोस्त मित्र ही हैं, तो इसीलिए मैं शुरू में ही कह रही थी कोई इंटरव्यू नहीं। अब देखिए पीटने वाला भी हम लोगों ने बात पूछ ही लिया। हम लोग लास्ट में पूछते हैं, बताओ कुछ जरा कैसा लगा, कुछ बताइए। नहीं, वो जो अमित शाह की रैली में आपके साथ जो कथित हुआ, नहीं वो हालांकि था तो गलत ही, लेकिन दर्द अभी भी होता है क्या? नहीं, अब तो देखो दर्द पुराना हो गया, मगर कभी कभी जब वो वीडियो सामने आ जाता है देखते हुए, अच्छा, तो एक बार को लगता है कि हाँ वो सिचुएशन से निकलना बहुत, दिल में दर्द होता है। पीठ का दर्द तो चला गया, पीठ का चला गया, दिल का अभी भी है, एट अ टाइम वो रहता है। और दोबारा यूपी इलेक्शन कवर करने से पहले एक बार अब मैं मजबूत कपड़े जाना तो क्या फिर बिहार में मुलाकात होगी आपसे? हाँ, बिहार में बिल्कुल मुलाकात होगी। और मुद्दे हैं जो सामने आने और वाले मुद्दे हैं बिहार में। और एक बड़ा मुद्दा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बिहार में जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सीएजी रिपोर्ट में जिस घोटाले का जिक्र किया गया है, एक सरकार 70,000 रुपए के बिल देना भूल गई है, दे नहीं पा रही है। ये ऐसा थोड़ी है कि मुझको 500 रुपये मिला था और उसमें से मैं 300 का सामान लिया, 200 का हिसाब मम्मी को नहीं दे पा रहा हूँ। 70,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यानी पैसा तो कहीं गया है, और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में गया है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये अगर आप बिहार के सरकारी स्कूलों पर ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे
तो आप बिहार की नस पकड़ेंगे कि लोग बिहार कोई में नहीं, आप क्यों नहीं करिए, रह हम रहे। छपवाएंगे ना, वो भी तो अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही आप रिपोर्ट्स करते रहिए राघव, हम लोग छापते भी रहेंगे, छपवाते रहिए, आप लोगों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद हम लोग बैठ करके मिल करके बात कर रहे हैं। राघव को आपने सुना कितने अच्छे से डिटेल में बता रहे थे ग्राउंड पे उन्होंने क्या देखा है। जल्दी ही आपको मॉलिटिक्स की टीम से भी कई लोग नजर आएंगे ग्राउंड पे। नीरज झा जो है वो ग्राउंड से होकर के आ भी चुके हैं, कई सोशल स्टोरीज भी उन्होंने की है, उसको चेकआउट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। और ऐसी बातचीत आपको सुनने के लिए मिलती रहे, इसके लिए क्या करना है हेमंत? तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को दबाना पड़ेगा। और जिस हम वीडियो की चर्चा कर रहे थे, राघव की वीडियो, उसका लिंक हमने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए ज़रूर और बताइए वो वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी आप भी एक बार। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा लोग प्यार देंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसको मैंने ग्राउंड से कवर किया था वो पूरे देश तक पहुंची। उसे लगभग जिस भी इंसान ने उसे शेयर किया और पेड़ बचाने की कोशिश की, बिहार के किसानों की आवाज़ उठाई, उन सभी लोगों को शुक्रिया। और इस चीज़ से और हिम्मत बढ़ती है, हम ऐसी और भी रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये रिपोर्ट पूरा देखने के लिए और हमें प्रोत्साहित करते रहने के लिए। शुक्रिया।